बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं और अल्लाह ताला हमारी इस सफ़र में जो हम जिस ऑब्जेक्टिव के साथ और जिस मिशन के साथ शुरू कर रहे हैं इस कोर्स को, हम पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। जिस कोर्स को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला से हम अपनी दोनों पार्टीज़, यानी कि जो हम एक उस्ताद के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि उसका स्टूडेंट कामयाब होता है, और स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि उसको एक ऐसा उस्ताद मिले जो उसको आसानी से चीज़ें कम्युनिकेट करते, समझा दे। सो ये हमारा सफ़र रहेगा जारी, और ये हमारा कोर्स अवेलेबल रहेगा www.harvardacademy.com की वेबसाइट पे। और टॉपिक जो हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस और ऑडिट के हवाले से ऑडिट का पार्ट है, और इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा। इसमें 2-3 लेक्चर हमारे बनेंगे, ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो आज का हमारा सेशन ऑडिट प्रिंसिपल्स और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक लिमिटेड रहेगा। लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक को मज़ीद आगे लेके चलें, मैं आपको बताऊं कि ये एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है और प्रोफेशनली ही आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये कोर्स मैं कवर करूँगा और मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र, और मैं एज़ ए बजट ऑफिसर काम कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट के एक इदारे में, और मेरी क्वालिफ़िकेशन है PhD फाइनेंस, MS फाइनेंस मैंने किया था, गोल्ड मेडलिस्ट। और फर्दर ये कि मैंने MCOM किया था, एडवांस अकाउंटिंग और एडवांस एडिटिंग के साथ। तो लकीली एडवांस एडिटिंग कि हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन भी होगी, एक आसान तरीके से हम इस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ में मेरा जो MA इंग्लिश है वो है लिंग्विस्टिक्स में, और पॉलिटिकल साइंस है वो एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी, और मुस्लिम वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं उनका म्यूचुअली किस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी हमने उसमें मेरे मेजर सब्जेक्ट्स है पॉलिटिकल साइंस में। सो आगे चलते हैं। तो ऑडिट के प्रिंसिपल पे जब हमने बात करनी है, तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? उसूल होते हैं। तो हर इंसान के कुछ एक होता है, एक ऐसा शख्स जिसके कुछ उसूलों वाला हो, तो हम उसको कहते हैं अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, इससे क्या मुराद होता है कि उसके कुछ उसूल हैं, वो उसूलों वाला आदमी है। यानी कि आप उसको हेल्प के लिए कहेंगे तो वो आपको जवाब देगा, हेल्प करेगा आपकी। आप उससे जब कभी कोई बात करेंगे तो वो आपको किस तरीके से एक अच्छे तरीके से जवाब देगा, और अगर आप उसको गलत बात करेंगे तो वो स्टैंड लेगा। तो जो इंसान अपने उसूलों वाला होता है उसको कहते हैं अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। सो जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो ये भी एक प्रोफेशन है, कुछ उसूलों पर चलता है। अगर आप उन उसूलों से हटते हैं तो एक ऑडिटर अपने प्रोफेशन के साथ जो उसकी लॉयल्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, वो कायम नहीं रहती। तो ऑडिट का प्रोफेशन कुछ उसूलों पर मंतज है, कुछ उन उसूलों पर कायम है। अगर उन उसूलों को फॉलो करे तो ऑडिटर एक अच्छा ऑडिटर बनता है, एक प्रोफेशनल, और स्केप्टिसिज्म के साथ वो अपने काम को लेके चलता है, एक प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ काम को लेके चलता है, तो उसके नतायज भी अच्छे होते हैं। और जो उसके क्लाइंट कस्टमर्स होते हैं जिनका वो ऑडिट करता है, कंपनीज़ का, इंडिविजुअल्स का, फर्म्स का, तो वो भी जो है वो डेफिनेटली उनको उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये ऑडिटर जो है जब ऑडिट करेगा तो किसी चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है, वो अपने उसूलों से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सो ये वो बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं जिन पे एक ऑडिटर ने फॉलो करते हुए या उन असूलों पर अमल करते हुए एक अच्छा ऑडिट करना होता है। यहाँ तक तो मेरी टॉपिक की वजाहत के हवाले से बात हो गई। अब अगली इम्पॉर्टेंट बात है कि एक यहाँ पे फर्म है, एक कंपनी है, कोई भी है, वो क्यों ऑडिट करवाएगी? अब देखें, यहाँ पे कंपनी है या फर्म है, उसको फंडिंग करने वाले कुछ और लोग होते हैं। हम कहते हैं कि उसके पार्टनर्स A, B, C या शेयर होल्डर, जो भी आप उनको नाम देते हैं, इन लोगों ने फंड दिए होते हैं, और किसी ने 2 करोड़, किसी ने 3 करोड़, किसी ने 1 करोड़ ये डाला होता है शेयर। अब इन्होंने जब पैसा डाला है तो एक बिज़नेस खड़ा किया और बिज़नेस को लेके चल रहे हैं। अब ये तीनों लोग जो A, B, C हैं, ये प्रोफेशनली इतने साउंड नहीं है कि वो, ना उनके पास इतना टाइम है कि वो इस कंपनी को चलाए। सो ये अपने डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट बिठाते हैं, जिनको हम कंपनी की मैनेजमेंट कहते हैं। एक आसान अल्फाज में अगर कहते हैं तो मैनेजमेंट, और इस कंपनी के ऑपरेशंस को लेके चलने में मैनेजमेंट का की रोल होता है। अब मैनेजमेंट ने पूरे मामलात को लेके चलना होता है, लेकिन जो A, B, C जो कंपनी के मालिकान हैं
वो ये चाहते हैं कि कंपनी अच्छा ग्रो करे, यहाँ पर ईमानदारी से काम चले, सारी चीज़ें ठीक चलें। जब इसका ऑपरेशन होता है तो एक एनुअल जो प्लान होता है या एनुअल जो उसकी स्टेटमेंट होती है उससे हमें पता चलता है कि कंपनी ने प्रॉफिट किया या लॉस किया। अब यहाँ पे अगर सबको आज़ाद छोड़ दिया जाए तो मैनेजमेंट तो हमेशा उसको प्रॉफिट में ही शो करेगी। मैनेजमेंट ऐसे डिसीजन करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपना हासिल करे। मैनेजमेंट ऐसे काम करेगी जो उनकी मन मर्जी के हैं। लेकिन ऑडिट इन जो इस कंपनी के मालिकान हैं उनको कौन बताएगा कि ये ठीक काम कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं। जो एनुअल ऑडिट होता है उससे इनको पता चलता है, जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है उसमें सारा कच्चा चट्टा खुलता है कि कंपनी को मैनेजमेंट ने कैसे चलाया। और ये रिपोर्ट जो इस कंपनी के मालिकान होते हैं या जो बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी, जितने भी लोगों का इस कंपनी के साथ मफादात जुड़े होते हैं वो सारी की सारी ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर रिलाय करते हैं कि ऑडिटर ने क्या बात की। अगर ऑडिटर ने सही सच तरीके से बात की होगी तो मैनेजमेंट उससे डरेगी और मैनेजमेंट सही तरीके से परफॉर्म करेगी, क्योंकि ऑडिटर उनको माफ़ करने वाला नहीं है। जो सच्ची बात होगी वो कंपनी के मालिकान तक पहुंचेगी। कंपनी के मालिकान उस कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है या जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है उससे मुतमईन अगर नहीं होते, उनको प्रॉफिट सही तरीके से नहीं आ रहा, कंपनी सही तरीके से ग्रो नहीं कर रही, तो वो फ़ौरन से मैनेजमेंट को चेंज करेंगे। वो सीईओ को चेंज करते हैं या डायरेक्टर्स को चेंज करते हैं, वो इस तरह से कोई ना कोई लाहेअमल करेंगे। सो अल्टीमेटली एक ऑडिटर का जो लिंक होता है इस कंपनी को देखते हुए, जो उनकी एक प्रोफेशनल राय होती है वो बहुत अहम होती है स्टेक होल्डर्स के लिए। इसलिए जो भी किसी बैंक के पास कंपनी जाती है, किसी सप्लायर के पास जाती है, किसी क्रेडिटर के पास जाती है कि हमें लोन चाहिए, वो सबसे पहले ऑडिटेड जो उनकी इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं या जो रिपोर्ट होती है ऑडिटर की उसको पेश करते हैं। वो उसको देख के वो देखते हैं कि कंपनी की हेल्थ कैसी है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ये जो बेसिकली एक ऑडिट पर्पसलेस नहीं होता बल्कि एक चेक होता है मैनेजमेंट के ऊपर। सो इस हवाले से ये ऑडिट करना ज़रूरी होता है और ऑडिटर का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या कंपनी के मालिकान होते हैं उनके मफादात इसके साथ जुड़े होते हैं। और जबकि मैनेजमेंट की ये कोशिश होती है कि किसी तरह से दे दिला के हम अच्छी ऑडिट रिपोर्ट बनवा लें और उसमें जो फॉल्ट्स वगैरह हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए, तो ये मैनेजमेंट का काम होता है। सॉरी, ये जो कंपनी के मालिकान होते हैं, शेयर होल्डर, जब वो एनुअल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं ऑडिटर, ये उनका काम होता है कि एक क्वालिटी वाला, एक गुड रिप्यूट वाला ऑडिटर अपॉइंट करें, जो फर्म करते हैं या एक इंडिविजुअल ऑडिटर को करते हैं। सो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताया कि ऑडिट किया क्यों जाता है। प्रिंसिपल्स पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ये वो उसूल हैं जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है एक ऑडिटर के लिए, और उसमें ऑडिटर की भी अपनी रिस्पेक्ट होती है, ऑडिटर की भी अपनी एक कामयाबी होती है कि वो एक अच्छा ऑडिटर काउंट हो, और इसके साथ साथ जो कंपनी के मालिकान हैं उनके मफादात भी जुड़े होते हैं। ये प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल पर अमल करना, उन उसूलों पर अमल करना, उनका आगे चल के हम तज़किरा भी करते हैं वो कौन कौन से उसूल हैं। लेकिन पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो मैंने पहले आपको बताया है। ऑडिट प्रिंसिपल्स फॉर्म द कॉर्नरस्टोन of the auditing profession, guiding auditors in their practice to ensure the integrity, objectivity and quality of their work। ये हम सारी चीज़ों को आगे वन बाय वन कवर करते हैं कि इंटेग्रिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होता है। These principles provide a framework फॉर कंडक्टिंग ऑडिट्स। ये जो उसूल हैं, ये फ्रेमवर्क हमें बताते हैं, एक ढांचा बताते हैं या एक रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते से ना ऑडिटर ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, इस रास्ते के बीच में चलते हुए वो ऑडिट करेगा। दैट आर कंसिस्टेंट, ये जो असूल होंगे वो कंसिस्टेंट भी होने चाहिए, रिलायबल एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। हियर इज अ कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द ऑडिट प्रिंसिपल्स। नंबर 1 क्या है? इंटेग्रिटी, यानी कि जो उसकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है, उसके साथ जिस मकसद के लिए उसको हायर किया गया वो उसके साथ लॉयल रहे, जो वो चीज़ दिखता है उसी के ऊपर रिलाय करे। बायस होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मनमर्जी के काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा लॉयल होने की ज़रूरत नहीं है, जो कंपनी के मालिकान हैं उनके साथ लॉयल होके मैनेजमेंट को नुकसान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो चीज़ हकीकत और सच और हक की बात होती है उसी को ही उसने देखना होता है। और एक जो सांचा दिया गया है, जो तरीक़ाकार दिया गया है ऑडिट का, उस पर मनो अन अमल करना होता है। और एक अच्छा जो ऑडिटर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इसकी जिम्मेदारी बनती है, उसके मुताबिक कहेंगे या वो काम करेगा तो उसको हम कहेंगे कि वो इंटेग्रिटी उसके अंदर है। इंटेग्रिटी इज फंडामेंटल टू द ऑडिटिंग प्रोफेशन। ऑडिटर मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड कैंडर।
दिस प्रिंसिपल एंश्योर दैट ऑडिटर्स रिमेन ट्रूथफुल, यानी कि वो सच्चा रहता है, को अपनी तरफ से नई चीज़ों को ऐड करता है, एंड ट्रांसपेरेंट, जो चीज़ देखता है वही करता है, अपनी तरफ से चीज़ें घटता नहीं है, ना नुकसान के लिए ना फ़ायदा देने के लिए, इन ऑल देयर प्रोफेशनल इंटरेक्शंस। फोस्टिंग ट्रस्ट, इससे क्या है, उसकी इतमाद रहता है विद क्लाइंट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ एंड द पब्लिक। तो ये सब के साथ उसका एक अच्छे रोल के लिए ज़रूरी है कि वो जो उसका प्रोफेशन है, जो उसके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना काम करे। सेकंड नंबर पे जो ऑब्जेक्टिविटी उसकी है, उससे ऑब्जेक्टिव ऑनर जो कंपनी के मालिकान हैं वो क्या रखते हैं कि इसका मकसद है कि ये चेक एंड बैलेंस करे, ये हमें रिकॉर्ड देख के बताए कि कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे गलत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये ऑब्जेक्टिविटी के साथ वो लॉयल रहे, जो चीज़ उसको नज़र आती है वही बयान करे, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रस्टवर्दी रहे। सो ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स ऑडिटर्स टू बी इम्पार्शल, यानी कि वो किसी की तरफदारी ना करे, इम्पार्शल रहे, जो खुदा खौफी के साथ जो देखे वही करे, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी के असर में आने की ज़रूरत है, एंड फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसका कोई उसमें मफाद नहीं होना चाहिए, किसी से लेन देन का मामला नहीं होना चाहिए, या उस कंपनी के अंदर उसके अपने शेयर्स नहीं होने चाहिए कि अगर वो रिपोर्ट अच्छी लिखेगा तो उसके शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑडिटर मस्ट मेक डिसीजंस एंड जजमेंट्स बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड फैक्ट्स, यानी कि जो उसको नजर आए उन्हीं हकायक की बेसिस पे वो बात करे और फैसला करे, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायसेस। अगर उसको कोई मैनेजर पसंद है, नहीं पसंद है, तो इन चीज़ों से हट के जाए। कोई पर्सनली उसको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको इग्नोर करे, जो हकायक है उन्हीं को देखे, अगर चीज़ अच्छी है, काम अच्छा हुआ है, उसकी तारीफ़ करे, उसको उसी तरीके से कम्युनिकेट करे, उसी तरह से ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करे। अदरवाइज जहाँ पे उसको कोई फ्लाज नज़र आते हैं उनके बारे में बताए। और एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं से कॉल आती है, फ़ोन आती है दोस्त के ज़रिए से, या किसी तरीके से कि इस कंपनी का एक अच्छा ऑडिट करना है, एक मैनेजर फ़ोन करवाता है, ऐसा कभी भी कोई उस पर असर ना हो। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स मेंटेन द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। जब एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उस ऑडिट का रिलायबिलिटी और ऑडिट के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रहेगी और उसमें एक जो है वो स्ट्रेंथ रहेगी। अब अगली बात आती है इंडिपेंडेंस, कि ऑडिटर जो है वो किसी के ज़ेरे साया ना हो, ना उसका बाप, ना उसका चाचा, ना उसका मामा, ना उसका भाई, ना उसका दोस्त, ना उसकी कंपनी की कोई मैनेजमेंट, ना उसकी कंपनी के मालिकान, कोई भी उसके ऊपर असर ना करे। जो चीज़ वो दिखता है, ऑडिटर अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहे, जो तरीक़ेकार ऑडिट का होना चाहिए वही अपनाए, जो चीज़ देखे उसी को रिपोर्ट करे, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस, वो आज़ादाना तौर पर काम करे। सो इस हवाले से इंडिपेंडेंस इज़ क्रिटिकल फॉर ऑडिटर्स टू कंडक्ट देयर work without undue influence from clients or other parties. Independence can be both in fact and appearance, यानी कि जो हकीकी तौर पर वो देखता है, हकायक देखता है, उनमें भी वो इंडिपेंडेंट रहे, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ को कम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी साथ साथ जो अपीयरेंस है, देखने में भी ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, किसी के साथ वो लिंक नहीं है, किसी से पूछ के नहीं चलता, किसी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता, देखने में भी वो अपने तौर पे खुद काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है उसके दरमियान में जो चीज़ आती है उसको वो रिपोर्ट कर रहा है। सो है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। दो तरह की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, एक फैक्ट्स की बेसिस पे, एक अपीयरेंस की बेसिस पे। ऑडिटर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी रिलेशनशिप्स और इंटरेस्ट दैट माइट compromise their ability to perform an unbiased audit. इसके साथ साथ इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस के हवाले से ऑडिटर्स मस्ट अवॉइड सिचुएशन दैट माइट लीड स्टेक होल्डर्स टू परसीव अ लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इवन इफ इंडिपेंडेंट इन फैक्ट इज मेंटेन। अगर सच की फैक्ट्स की बेसिस पे अगर वो लेके चल रहा है तो अपीयरेंस को भी मेंटेन रखना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि फैक्ट्स की बेसिस पे वो लेके चल रहा है, देखने में भी नज़र आता हो कि ये ऑडिटर जो है इसको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, किसी के साथ लेन देन नहीं है, किसी के साथ उसको कोई लालच तमा नहीं है। अच्छा, अगली बात आ जाती है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ये आती है कि प्रोफेशनली वो साउंड होना चाहिए, जितने लेटेस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उसको नॉलेज होना चाहिए, जितनी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनको नॉलेज होना चाहिए। प्रोफेशनल अपना जो कॉम्पिटेंस है, अपने नॉलेज को वो टाइम टू टाइम अपडेट रखता है। इसके अलावा ड्यू केयर जो है वो ज़रूरी है कि वो जब ऑडिट कर रहा है कि हर चीज़ की छानबीन करे, हर चीज़ को हत्तुल विसा, जितना उसके पास टाइम लिमिट्स हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनके अंदर रहते हुए वो चीज़ों को बेहतर मैक्सिमाइज तरीके से करने की कोशिश करे। अब हर चीज़, हर लाइन बाय लाइन, हर्फ बाय हर्फ उसको स्क्रूटनी करना तो मुश्किल होता है। अगर वो सैंपल लेता है तो ईमानदारी से सैंपल ले, और अगर किसी सैंपल की बेसिस पे उसको डिटेल में काम करना पड़ता है तो ये नहीं करे कि उसको अवॉइड करे। अगर कहीं पे कम्प्लेक्स मामला आता है उसको ये कि अवॉइड करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ ड्यू केयर को भी उसको खातिर में रखते हुए सारा अपना काम करना चाहिए। तो अगर ये तरीक़ाकार, ये उसूल अपनाता है एक ऑडिटर,
तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। ऑडिटर मस्ट पोजेस द नेसेसरी स्किल्स, knowledge and experience to conduct audit effectively. Professional competence is achieved through continuous education and staying updated with relevant standards and regulation. Due care से मुराद क्या क्या है? Exercising diligence and through thoroughness in performing ऑडिट टास्क, यानी कि दिल लगी के साथ काम करे और कंप्लीट काम करे, जो काम करे उसको टास्क को कंप्लीट करे। इसके अलावा अप्लाइंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो उसका प्रोफेशनल है, चीज़ों को बारीकबीनी से देखना, कनेक्टिविटी करना, लिंक करना, वो सारा काम करे, विच मीन्स क्रिटिकली असेसिंग ऑडिट एविडेंस एंड बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस दैट मे इंडिकेट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स ड्यू टू एरर और फ्रॉड। जहाँ पे एरर और उसको फ्रॉड नज़र आता है, वो किस तरीके से मिसस्टेट की तरफ लेके जाता है और उससे क्या चीज़ें गलत होती हैं, इन इंडिकेशंस को यूज़ करते हुए वो तभी कर सकता है जब प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होगा एक ऑडिटर। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये बड़ा एक सादा सी बात है कि जिस कंपनी का, जिस इंडिविजुअल का एक ऑडिट किया जा रहा है या ऑडिट कर रहा है, तो उसकी जो इतनी मालूमात हैं, अगर किसी और को वो चाहिए तो वो हरगिज़ ना दे। उसकी जितनी मालूमात हैं ये उसके पास अमानत होती हैं, उन अमानत को ख़यानत ना करे, किसी और को ना बताए जो उसके ऑपरेशंस के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो भी चीज़ें हैं। जब तक कोई कानूनी तौर पर वो पाबंद नहीं है किसी चीज़ को प्रूव करने का या प्रोवाइड करने का, तो वो मालूमात को कॉन्फिडेंशियल रखे, मालूमात को छुपा कर रखे जो किसी और पार्टी से, जिससे उस कंपनी का कोई नुकसान ना हो। कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर्स दैट एडिटर्स रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट दे हैंडल. Auditors must protect the confidentiality of the client information and do not disclose it to the unauthorized parties unless required by the law. This principle helps maintain trust and confidence in the audit-client relationship. अगर ये confidentiality का एक एलिमेंट रहता है तो इससे जो उसका क्लाइंट है और जो ऑडिटर है उनके अंदर एक एतमाद का रिश्ता कायम रहता है। इसके अलावा प्रोफेशनली बिहेव करने की ज़रूरत, किसी के साथ फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ जो ज़ेर असर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ बहुत करीब होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। जो उसका प्रोफेशन उससे डिमांड करता है, जाए और अपना काम करे और अपने वर्किंग पेपर जो भी सबूत इकट्ठे करने, एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे करनी है, उनकी थारोली जो उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है या डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है उन चीज़ों की, हक़ाइक़ की, डॉक्यूमेंट्स की, तो वो करे। प्रोफेशनल जो उसका बिहेवियर उससे एक एक्सपेक्ट किया जाता है वो उसको शो करना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर इन्वॉल्व एडहियरिंग टू द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अवॉइडिंग एक्शंस दैट कुड डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, यानी कि जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए डिमांड करते हैं उनको अप्लाई करेगा। ऑडिटर्स शुड कंडक्ट देमसेल्व्स विद द प्रोफेशनलिज्म, अपहोल्ड द रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। अगला असूल आ जाता है प्रिंसिपल एविडेंस बेस्ड अप्रोच, यानी कि जब भी वो लेके चलेगा तो एविडेंस की बेसिस पे अपनी बात करेगा। अगर वो ये कहता है कि यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रूवन चीज़ें हों कि उसने सैंपल जो लिए, 7 सैंपल लिए, तो सातों के सातों में वो चीज़ें जो उसने देखी तो सारी चीज़ें कनेक्टिविटी थी, ठीक थी, उसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं है, तो वो कहता है कि हाँ ऑडिट ठीक हुआ। एविडेंस बेस्ड उसकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर कहीं पे वो कहता है कि यहाँ पे बहुत वीक एरियाज़ हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन में, उसके क्वेश्चन आंसर के सेशन में, या फिर उसको प्रैक्टिकली जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है या वो डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर रहा होता है तो उसके अंदर फ्लॉज नज़र आएँ तो उनको अपनी एक एविडेंस के तौर पर रखे और उनकी बेसिस पे अपनी बात करे कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में ये मसला था जो कि उसके एज ए प्रूफ साथ उसने लगाया हुआ है। सो जब भी ऑडिटर बात करेगा एविडेंस के साथ बात करेगा, हवा में बात करने की या जनरल एक जो है स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक ये ऑडिटर के जितने भी उसूल हैं उनमें से ये एक उसूल है। एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग ऑडिट ओपिनियन. Auditor must gather sufficient and appropriate evidence through audit procedures to support their conclusion. This involve, यानी कि जब एविडेंस की बात आती है तो पहले तो वो चीज़ों की इंस्पेक्शन करे, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें रिकॉर्ड भी आ जाता है, उनको रिव्यू करे। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन करे, वाचिंग प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ के काम कैसे हो रहा है, इंक्वायरी करे, लोगों से सवाल जवाब करे जो काम करने वाला अमला है, आस्किंग क्वेश्चंस टू गैदर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कंफर्मेशन, जो चीज़ें उसने किसी से सुना के रखी थी डॉक्यूमेंट्स को चेक करे, अगर कंफर्मेशन होती है कि वाकई ऐसी वायलेशन है तो उसको रिपोर्ट करे। ऑब्टेनिंग करॉबोरेटिंग एविडेंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज, यानी कि बैंक वगैरह से, सप्लायर से, क्रेडिटर्स से, उनसे इन मालूमात ले सकता है और उनको साथ में नथी किया जा सकता है कि यहाँ पे फ्लॉज थे, यहाँ पे प्रॉब्लम था। इसके अलावा रिकैलकुलेशन एंड री परफॉर्मेंस, यानी कि रिकैलकुलेट करे, उन दोबारा देखे चीज़ों को रिपोर्ट करने से पहले कि वेरीफाई जो कैलकुलेशंस हुई हैं वो ठीक हैं, अगर उसमें एरर है तो दोबारा से देखे कि कहीं पे उसने खुद तो गलती नहीं कर ली, उसको कंफर्म कर ले।
अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी एथिकल प्रिंसिपल। ये जब उसूलों पर हम अमल करते हैं तो हमारे कुछ एथिकल प्रिंसिपल है। एथिकल क्या है कि हमने जाके कुछ उनसे जो डिमांड, जो एक ऑडिटर है उसने कोई अनड्यू डिमांड्स नहीं करनी, उनसे कोई लग्जरीज सहूलियात की डिमांड नहीं करनी, उसके बैठने के लगे वीआईपी माहौल होना चाहिए, खाने पीने के लिए फलां चीज़ें होनी चाहिए, उनकी कन्वेंस के लिए गाड़ियाँ होनी चाहिए, उनके घर के मामलात में सपोर्ट होनी चाहिए, ऐसी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो एक एथिक्स है, जिस काम के लिए वो गए वो काम करें, जो उसका मुआवजा है उसको हलाल करने के लिए उसको मुनासिब तरीके से जो अप्रोच है उसको अप्लाई करे, जितना उसका नॉलेज है, जितना उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उससे डिमांड करते हैं उनके अंदर रहते हुए वो काम करे। तो ये इथिकल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि इखलाकी जो असूल हैं उनका भी जो है खातिर में रखे। Ethical principles underpin all audit activities, guiding editors to act with integrity, objectivity, and professionalism. Auditors must adhere to the ethical codes established by professional bodies, which often include principles such as integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and professional behavior, जिनका ऑलरेडी भी हम डिटेल से तज़किरा कर चुके हैं। So, जब अगली बात आती है, ये सारा उसका बिहेवियर था, प्रिंसिपल थे। अब आखिरी जो प्रिंसिपल है उसमें है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, कि जो कंपनी के अंदर काम करने वाले उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और साथ में ऑडिटर खुद भी अकाउंटेबल है जो वो बात कर रहा है। जो चीज़ें उसने देखी उनको सही तरीके से रिपोर्ट करे। अगर कोई उससे सवाल किया जाए कि आपने ये चीज़ रिपोर्ट की, उसका जवाब दें, आपके पास वो एविडेंस होनी चाहिए। यानी कि ऑडिटर भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी आज़ादाना नहीं है कि वो जो लिखेगा, जो मर्जी है उसकी, देखा कुछ है, रिकॉर्ड कुछ कह रहा है, एविडेंस कुछ कह रही है, लेकिन लिखने में वो रिपोर्ट गलत लिख रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंटली जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं उन्हीं को लिखे, और जब उससे कोई पूछे तो वो अपनी जस्टिफिकेशन दे सकता हो। तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व clear and open communication with stakeholders regarding the audit process and findings. Accountability means auditors take responsibility for their work. जो उसने काम किया उसकी जिम्मेदारी वो ले, हाँ मैंने ये किया, यहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी थी, including the conclusions and opinions they issue. These principles help enhance the credibility of the audit process and the trust of stakeholders. अब अगली बात आ जाती है, जितने हमने उसूल पढ़े हैं या जितने उसूलों की बात की है, जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल, यानी कि जब ये उसूल हैं ऑडिट के प्रिंसिपल, इनको अप्लाई कब कब हमने करना होता है ये भी हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये ऑडिट प्रिंसिपल में नहीं आता, बल्कि ऑडिट प्रिंसिपल जो हमने सीखे उनकी एप्लीकेशन के कब कैसे कहाँ करनी है उस हवाले से। एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल्स यानी कि जब आप एक ऑडिटर काम करना शुरू करता है, प्लान करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर नतीजा अखज़ करना होता है, उसने अपनी रिपोर्ट लिखनी होती है, तो इस दौरान में किन चीज़ों का कहाँ कहाँ पे उसने ख्याल रखना है, इसको कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल। ऑडिट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड थ्रू आउट द ऑडिट process to ensure a systematic, rigorous and unbiased examination of financial statements and other relevant information. Here is how these principles are typically applied. सबसे पहले है कि जब प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट की फेज़ होती है, कि जब ऑडिटर आता है वो प्लान करता है कि ये कंपनी का ये काम बनता है, ये शुगर बनाती है, ये कोई और इसका प्रोसेसिंग का अमल है, तो इसका मैंने ऑडिट कहाँ से शुरू करना है, कैसे कैसे करते जाना है। और कहीं पे अगर उसको समझ आता है, वो पुराने ऑडिट के वर्किंग पेपर्स वगैरह देखता है, पुरानी रिपोर्ट्स को देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे रिस्क है। उस रिस्क वाले एरियाज़ को पहले डिटेक्ट करता है, उस डिटेक्टेड एरिया को मज़ीद डिटेल में जाके इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये प्लानिंग फेज़ में सारी चीज़ें उसने डिटरमिन करनी होती है। लेकिन जब ये कर रहा होगा तो उसको क्या ख्याल रखना है, इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी, कि उसने अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहना है और जो उसका मकसद है वो उसने पूरा करना है। जब प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट का काम कर रहा है, इसके साथ साथ उसकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, कंपिटेंस है और ड्यू केयर है, ये भी उसने प्लान करनी कि मैंने बड़े ध्यान से ये चीज़ों को लेकर चलना है। और साथ में उसको पता हो कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे पास जो सबूत आएंगे, मैं उनके वर्किंग पेपर, फाइल वगैरह कैसे मेंटेन करूँगा, ये मेरी एविडेंस बेस्ड अप्रोच होगी। सो प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट की फेज़ में इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी का लिहाज रखा जाएगा, उनको अप्लाई किया जाएगा। ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑडिटर्स एंश्योर दे आर फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अप्रोच द ऑडिट विद अनबायस्ड माइंडसेट। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि मैंने कंपनी के अंदर खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितनी मैं अच्छी रिपोर्ट लिखूंगा उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। सो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जिस कंपनी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है आप उसके ऑडिटर नहीं हो सकते, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इसके अलावा प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर है कि ऑडिटर्स असेस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट एंड एलोकेट रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्किल्ड पर्सनल अकॉर्डिंगली। यानी जो जिस तरह की कंपिटेंट बंदा है उसको जहाँ पे ज़रूरी है कि वो एरिया वही अच्छी
अच्छे तरीके से देखभाल कर सकता है क्योंकि उसका उसमें एक्सपीरियंस है, तो वो उसको ही एलोकेट किया जाए। ये हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जो मैन पावर वगैरह होती है, तो उनको प्रोफेशनली कंपिटेंस के मुताबिक ड्यू केयर के साथ एलोकेट किया जाए। इसके अलावा जो आप काम करेंगे और एविडेंस इकट्ठी करेंगे, ऑडिटर्स आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ हाई रिस्क एंड डिज़ाइन ऑडिट प्रोसीजर्स टू गैदर सफिशिएंट एविडेंस। एक्चुअली ऑडिटर ने हासिल क्या करना होता है, जिसके ऊपर अपनी वो बात लेके चलता है, ऑडिट एविडेंस होती है, सबूत होते हैं, जिनके सबूतों की बेसिस पे वो बात करता है। अगली फेज आ जाती है कि जब आप ऑडिट स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उसमें आपने क्या क्या लिहाज रखना होता है ऑडिट प्रिंसिपल्स का, कि जो मालूमात आपके सामने से गुजरें आप किसी और के पास मत लेके जाएं, कॉन्फिडेंशियल रखें उसको। इसके अलावा प्रोफेशनली बिहेव करें, प्रोफेशनल तरीके से आप ऑडिट करें। इसके अलावा किसी के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली काम करें। ये यहाँ पे 3 असूल लागू होते हैं जब आप अपना ऑडिट का काम कर रहे होते हैं। ऑडिटर्स हैंडल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन विद केयर, एंश्योरिंग इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर द ऑडिट पर्पजेज। इसके अलावा प्रोफेशनल बिहेवियर में आता है ऑडिटर्स कंडक्ट दैमसेल्फ प्रोफेशनली ड्यूरिंग द फील्ड वर्क, मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद क्लाइंट स्टाफ व्हाइल बीइंग थॉरो एंड डिलीजेंट। इसके बाद इंडिपेंडेंट, यानी कि वो आज़ादाना काम करे, किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका कोई एक्स बॉस उस कंपनी में काम कर रहा है तो ये नहीं है कि उसका पहले बॉस था तो अब भी उसका बॉस है, उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो अपने प्रोफेशन के साथ जो उसका काम बनता है वही काम करे। ऑडिटर्स कंटिन्यूअसली असेस देयर इंडिपेंडेंस एंड अवॉइड सिचुएशन दैट माइट इम्पेयर देयर ऑब्जेक्टिविटी। अगली स्टेज आ जाती है कि जब ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा होता है तो वो ट्रांसपेरेंट रहे, जो चीज़ उसने देखी है वही बयान करे। इसके अलावा जो चीज़ वो करता है, लिखता है, उसका जवाबदेह है और उसके सबूत पेश करने के लिए वो जवाबदेह खुद होना चाहिए, अकाउंटेबल अपने आप को रखे। ट्रांसपेरेंसी में ऑडिट रिपोर्ट्स आर क्लियर, concise and transparent, providing stakeholders with an honest assessment of the financial statements. Accountability में आ जाता है, auditors take responsibility for their findings and ensure that the audit report accurately reflects their conclusion based on the evidence collected. So ये थी इनकी एप्लीकेशन के हवाले से। तो अगर हम पूरे टॉपिक को, हमने प्रिंसिपल्स पे बात की, 9 प्रिंसिपल हमने पढ़े कि वो उसूल हैं जिनके ऊपर ऑडिटर ने अमल करना है। ये इन उसूल लागू कैसे होंगे, उनकी एप्लीकेशन पहली प्लानिंग के फेज़ में, दूसरी एग्जीक्यूशन, तीसरी रिपोर्टिंग के फेज़ में इन उसूलों को हमने लागू करना होता है जब ऑडिटर काम कर रहा होता है। तो अगर हम कंक्लूड करें अपने पूरे इस टॉपिक को, ऑडिट प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन ऑफ द ऑडिटिंग प्रोफेशन, एंश्योरिंग दैट ऑडिटर्स कंडक्ट देयर वर्क विद इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, competence, confidentiality and professionalism. By adhering to these principles, auditors enhance the credibility and reliability of their audits, contributing to the transparency and accountability of financial reporting. These principles not only guide the technical aspects of the auditing but also reinforce the ethical and professional standards that underpin the trust placed in auditors by the clients, regulations एंड पब्लिक। यानी कि जो उसके ऑडिट के ऊपर उसके क्लाइंट है, जो उसके कंपनी के मालिकान हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, इसके अलावा जो पब्लिक है, उन्होंने ट्रस्ट किया होता है, उस ट्रस्ट को उसको पूरा करना होता है। सो ये था आज का हमारा सेशन। अब हम इसी बेसिस पे कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर पेपर आपका एमसीक्यूज पैटर्न आ जाता है, ये थ्योरी की हमने बात की, अगर एमसीक्यूज पैटर्न पे आता है तो वो भी हम इसी में कवर कर लेते हैं कि आप किस तरह का सवाल आएगा तो किस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। आपको शुरू में बताता चलूँ, जब भी हम क्विज़ की बात करेंगे तो आपने क्विज़ को, क्वेश्चन को रीड करना है, ऑप्शन को आपने तब तक रीड करते रहना है जब तक आप अपने आंसर को फाइनल नहीं कर लेते। तब तक आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और जो ही आप अपना चॉइस A, B, C, D जो भी फाइनल करते हैं उसके बाद आप क्लिक करें और देखें कि आपका ऑप्शन ठीक था या गलत था। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स ऑडिटर्स टू परफॉर्म देयर duties with honesty, fairness and candor? Option A, objectivity, B, independence, C, integrity, D, confidentiality. Right option is C, integrity. Question number 2, which principle ensures that auditors remain impartial and free from conflict of interest? Integrity, objectivity, professional competence, confidentiality. Right option is objectivity. Question number 3, what type of independence requires auditors to be free from any relationship that might compromise their ability to perform an unbiased audit? Independence in appearance, independence in fact, professional independence, personal independence. Right option is B, independence in facts. Question number 4,
Which principle involved auditors exercising diligence and thoroughness in performing audit tasks? Integrity, objectivity, professional competence and due care, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ी कन्फ्यूजन आपको हो रही है, तो यहाँ से आप दोबारा लेक्चर को सुन सकते हैं एक दफ़ा क्विज अटेम्प्ट करने के बाद, फिर आपको मजीद डिटेल से पता हो जाएगा कि कौन से प्रिंसिपल में कौन कौन सी चीज़ आती है। सो राइट ऑप्शन इज सी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। क्वेश्चन नंबर 5, what principle ensure that auditors protect the privacy of the information they handle? Independence, objectivity, confidentiality, professional behavior. Right option is confidentiality. Question number 6, which principle involved auditors adhering to the relevant laws and regulations and avoiding actions that could discredit the profession? Integrity, objectivity, professional behavior, confidentiality. Right option is professional behavior. Question number 7, an evidence-based approach in auditing primarily involves which of the following activities? Maintaining confidentiality of client information. Option B है gathering sufficient and appropriate evidence through audit procedures. Option C, adhering to ethical principles. Option D है ensuring transparency and accountability. Right option is B, gathering sufficient and appropriate evidence through audit procedures. Question number 8, which principle ensures that auditors act with integrity, objectivity and professionalism throughout their audit activities? Ethical principles, option B है evidence based approach, option C है professional competence, option D है confidentiality. Right option is A, ethical principles. Question number 9, transparency in auditing involves which of the following? Option A, protecting client information. Option B, conducting the audit with honesty and fairness. Option C, clear and open communication with stakeholders regarding the audit process and findings. Option D, exercising professional skepticism. The right option is C, clear and open communication with stakeholders regarding the audit process and findings. Question number 10, accountability in auditing means that auditors, option A, ensure the confidentiality of audit information. B, avoid conflict of interest. Option C, take responsibility for their work including conclusions and opinions issued. Option D, continuously update their professional knowledge and skills. Right option is C, take responsibility for their work including conclusions and opinions issued. So आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आप ये हमारा कंप्लीट कोर्स हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट जिसका हमने वीडियो की शुरू में तज़किरा किया था उसको विज़िट कर सकते हैं और उसमें एनरोल हो सकते हैं मुकम्मल तैयारी के लिए। और साथ में आपको बताते चलें जो आप इस जॉब के लिए ऑलरेडी अप्लाई स्टूडेंट्स कर चुके हैं, आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वक्तन फ़वक्तन जितनी भी अपडेट आती हैं वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।